नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूँ इज़राइल, फ़लस्तीन और इसके बहाने सारी दुनिया की आज की अपडेट्स लेकर। जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो वॉशिंगटन पोस्ट से आ रही है। वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका का अखबार है, उसमें एक बहुत स्पेशल आर्टिकल छपा हुआ है। उस आर्टिकल में 2 बातें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वो इज़राइल के सोर्सेस पर लिखा गया है, इज़राइल के सोर्सेस से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस पर लिखा गया है और वो आर्टिकल ये कहता है कि पहली बार तो जब ईरान ने हमला किया था, तो 99% जो उसके ड्रोन्स थे उनको बेकार कर दिया गया था और उसका कोई बड़ा असर इज़राइल के ऊपर नहीं हुआ था। लेकिन इस बार अगर ईरान हमला करता है तो क्या ये इतना आसान होगा? और उसके बाद फिर एनालिसिस है। एनालिसिस में जो दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पिछली बार इज़राइल को 3 देशों का सपोर्ट मिला था। कतर का सपोर्ट मिला था, टर्की का सपोर्ट मिला था और यूएई का सपोर्ट मिला था। इन लोगों ने अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करना दिया था, अपने एयर स्पेसेस का यूज़ करने दिया था और उसकी वजह से 99% जो ड्रोन्स थे ईरान के उनको शूट कर दिया गया था। इस बार कल मैं आपको बता चुका हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया है कि शुरुआत में तो टर्की ने और कतर ने ये कहा था कि हम इज़राइल के रास्ते में कोई भी अगर मिसाइल जाती है तो उसको शूट करेंगे। लेकिन बाद में जब जॉर्डन के विदेश मंत्री गए हुए थे ईरान, उसके लौटने के बाद ये बयान दोनों देशों ने बहुत क्लियर दिया है। कल मैंने आपको बताया था कि ये दोनों देश जो हैं किसी भी तरह से इज़राइल और ईरान का जो ये वार हो रहा है उसमें शामिल नहीं होंगे, इज़राइल के साथ खड़े नहीं होंगे। आर्टिकल ये कहता है कि अब जब अरब वर्ल्ड में इज़राइल और ज़्यादा अकेला पड़ गया है, यूएई, कतर और सीसी यानी कि टर्की के किसी भी तरह की मदद की कोई उम्मीद नहीं है इस जंग में, तो इज़राइल के लिए अमेरिका की सहायता के बावजूद ये आसान नहीं होगा कि ईरान जो हमले कर रहा है उससे ये बच जाए। एनालिसिस करता है कि ये हमले किस तरह के हो सकते हैं, क्योंकि अभी सबसे बड़ा खेल यही चल रहा है कि हमले कब होंगे, किस तरह के होंगे। अमेरिका में जो ज़्यादातर लोग हैं उनका ये मानना है, जो एक्सपर्ट्स हैं, कि ईरान बाद में हमला करेगा, हिज़्बुल्लाह पहले हमला करेगा। कल नसरुल्लाह साहब का एक वीडियो आया, वो वीडियो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। उस वीडियो में वो जैसे मज़े ले रहे हैं, हँस रहे हैं, एग्ज़ैक्ट बताने को तैयार नहीं है और मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग डेट और टाइम ईरान से माँग रहे हैं कि वो कब हमला करेगा, उनको पता नहीं है कि इंटरनेशनल वार में इस तरह से टाइम और वक़्त नहीं बताया जाता है। हमले की पूरी एक योजना बनाई जाती है, तैयारी की जाती है। मैंने आपको बताया कि रशिया से बहुत सारा हथियार आया है, रशिया के बहुत सारे एक्सपर्ट्स ईरान में हैं। जो कल की बात मैंने बताई कि सीरिया में जो सीरियन लड़ाके हैं, उन्होंने अमेरिकन सपोर्ट वाले जो लड़ाके हैं, उनके तेल वगैरह के अड्डों पर जो उनके कब्ज़े थे, वो कब्ज़े हटाए। यानी इराक में अपने तरीके से लड़ाई चल रही है। तो सब मिला-जुला के ये तैयारी चल रही है कि ये हमला कब होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि हमला होगा या नहीं होगा। अमेरिका की चिंता 2 तरीके से सामने आ रही है। बहुत साफ दिख रहा है कि अमेरिका इसको लेकर टेंशन में है। सबसे पहले तो जो बाइडेन का एक बयान आया है, जो अभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उस बयान में उन्होंने कहा है कि ईरान अगर इज़राइल पर हमला करेगा तो उसको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सैंक्शंस वगैरह की बात है। आप जानते हैं, पहले भी ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस हैं, पहले भी अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध, बहुत सारे सैंक्शन ईरान के ऊपर लगाए हुए हैं। तो इस तरह की धमकियों का कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है, ये सामने से कहे जाने वाली बात है। कमला हैरिस की कंडीशन ये है कि जब गजा जेनोसाइड की मुखालिफत कर रहे लोग नारे लगा रहे थे, तो वो कहती हैं कि आप लोग खामोश रहिए वरना ट्रंप जीत जाएगा। भाई ट्रंप जीत जाएगा तो उससे अलग क्या कर लेगा जो आप कर रही हैं? आपकी सरकार ने भी लगातार इज़राइल को सपोर्ट किया है। अभी की खबर ये है कि बड़ी संख्या में ए-18 फाइटर और इंटेलिजेंस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो भेजे जा रहे हैं इज़राइल को। ये सब तो आपकी सरकार में ही आ रहा है। ट्रंप आके क्या करेगा? ट्रंप भी हथियार भेजेगा, आप भी हथियार भेजोगे। अमेरिका का जो पूरा डीप स्टेट है, उसने ये बिल्कुल सेट किया हुआ है कि चाहे सरकार डेमोक्रेटिक्स की हो, चाहे सरकार कंजर्वेटिव्स की हो, ट्रंप बने, कमला हैरिस बने, कोई तीसरा बने, नीतियों में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। इज़राइल को लेकर सपोर्ट उनका पहले भी था, अभी भी है और जारी रहेगा। इसीलिए कमला हैरिस के उस बयान का अक्सर मज़ाक उड़ रहा है। लेकिन दूसरा जो तरीका यूएस अपना रहा है, जिसकी वजह से लगता है कि वो प्रेशर में है, वो सीज़ फायर डील को फिर से शुरू करने की बात कर रहा है। अमेरिका, इजिप्ट और कतर ने मिलकर
ये अपील की है कि सीज फायर की डील को दोबारा से शुरू किया जाए, यानी हमास और इजराइल के बीच में बातचीत हो जिसमें मीडिएटर बनेंगे यूएस, इजिप्ट और कतर। आप जानते हैं पहले भी बातचीत चल रही थी और जब जब ये लगा कि सीज फायर बहुत नजदीक है तो बेंजामिन नेतन्याहू ने कोई ऐसा खेल खेला, कोई ऐसी शर्त रख दी, कोई ऐसी बात कर दी जिसकी वजह से सीज फायर मुमकिन नहीं हुआ। अब क्या हालात है? अब हालात ये हैं कि जिनके साथ सीज फायर की बात चल रही थी यानी हमास के साथ, उसके सबसे बड़े लीडर की आपने हत्या करवा दी है और अब आप चाहते हैं कि डील चले। ये पूरी डील जो है वो हानिया देख रहे थे, उनके नेतृत्व में ये डील चल रही थी, बातचीत चल रही थी, आपने हानिया को ही मरवा दिया। अब जो नए चीफ हैं हमास के, वो युद्ध के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, बातचीत के लिए कम जाने जाते हैं। हालांकि कल मैंने बताया था कि उन्होंने अपने यहाँ उन लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया है जो लोग पहले भी डील में एक्टिव थे। तो डील हो सकती है, अभी भी हो सकती है, लेकिन बहुत क्लियर बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि इजराइल का कोई इरादा है इस डील को करने का। दो कारण मैं उसके आपको बता रहा हूं। पहला, खान यूनुस में जहां बहुत सारे शरणार्थी बनकर गजा के लोग रह रहे थे, रुके हुए थे, वहां से उनको एक बार फिर से निकालने की कोशिश की जा रही है, बल्कि निकाला जा रहा है, एक्सोडस हो रहा है। अब अगर आप उस पूरे इलाके को देखेंगे, तबाहो बर्बाद इलाका है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ये तबाहो बर्बाद पहले से इलाका है जहां किसी तरह से लोग रह रहे थे। जो इंटरनेशनल मदद पहुंचा रहे हैं उनके ऊपर भी आप हमला कर रहे हैं। परसों भी वर्ल्ड किचन के एक आदमी को मार दिया गया। यूएन के एजेंसीज आप बंद करा रहे हैं, रोटी के लिए लोग परेशान हैं, वहां दिक्कत हो रही है हर तरह की। अब एक बार फिर से आप वहां से लोगों को निकाल रहे हैं। बच्चे, बूढ़े और लाचार लोग किसी तरह से वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब इनको सेफ जोन में ले जाया जा रहा है और 11 महीने की लड़ाई में एक बात क्लियर हो गई है कि सेफ जोन जैसी कोई चीज नहीं है। जिसको इजराइल आज सेफ जोन कहता है, कल उसके ऊपर वो बम बरसाना शुरू करता है। अभी 2 दिन पहले उसने स्कूलों पर बम बरसाए और कहा कि यहाँ हमास का हेडक्वार्टर था। अब हॉस्पिटल में उसको बम बरसाना होता है तो वहां हमास का हेडक्वार्टर बन जाता है। स्कूलों में जहां लोग छिपे हुए हैं वहां अगर उसको बम बरसाना होता है, उसको हमास का हेडक्वार्टर बन जाता है। हमास एक ऐसा बहाना है जिसके नाम पर इजराइल बड़ा से बड़ा अपराध करने को तैयार है और सारी दुनिया उस पर से आंख मूंद लेती है। आप सोचिए, मैंने बताया था कि फलस्तीन के जो लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो कैदी थे, उनके साथ गंदा काम किया गया, उनके साथ जिना किया गया और उसकी वीडियो भी बाहर आई। उसके बावजूद सारी दुनिया खामोश है। तो इजराइल एक ऐसा मुल्क है जो हत्या करता है, जो कहता है कि हमें सेल्फ डिफेंस का अधिकार है और उसके नाम पर छोटे बच्चों की, बूढ़ों की, औरतों की, जवानों की हत्या करता है, आम शहरियों की हत्या करता है, यहां तक कि रेप भी करता है और उसको जस्टिफाई करता है। कल की बात है, दुनिया के किसी मुल्क में जो मुमकिन नहीं है वो इजराइल में हुआ। इजराइल का जो सबसे मकबूल टीवी चैनल है, चैनल 12, उस पर उसके एक पत्रकार ने साफ साफ कहा कि इजराइल को फलस्तीनी जो लोग हैं उनके ऊपर जिना करने का अधिकार मिलना चाहिए, उनको रेप करने का अधिकार मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि दुनिया के बर्बर से बर्बर मुल्क में आप, जो सभ्य मुल्क हैं, जो डेमोक्रेसीज हैं, उनकी तो बात छोड़ ही दीजिए, लेकिन दुनिया के बर्बर से बर्बर मुल्क में कोई ये बात खुल के कह सकता है? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है और यही वजह है कि नागासाकी में जो मनाई जाने वाली है, जो एटम बम गिरा था उसकी जो याद मनाई जाती है, उस कार्यक्रम से इजराइल को बाहर कर दिया गया। बहुत साफ कहा गया कि इस कार्यक्रम में जेनोसाइड चलाने वाला इजराइल नहीं आ सकता है। ये खबर तो मैं आपको बता चुका हूं। नई खबर ये है कि अमेरिका ने कहा है कि चूंकि इजराइल को उससे बाहर कर दिया गया है इसलिए हम भी नहीं जाएंगे। वैसे तो अमेरिका को हक ही नहीं है कि वो उस कार्यक्रम में जाए। आखिर नागासाकी के ऊपर जो एटॉमिक बम गिराया था, जिसने पीढ़ियां बर्बाद कर दी, वो तो खुद अमेरिका था। लेकिन आप इजराइल से उसकी मोहब्बत देखिए कि इजराइल को बाहर निकाल दिया गया, इजराइल को नहीं बुलाया गया, तो अब अमेरिका कह रहा है कि वो भी नहीं जाएगा। इस नागासाकी वाला जो कार्यक्रम है, इसमें एक 99 साल की, 99 ईयर्स की ओल्ड लेडी है जिन्होंने नागासाकी को देखा था, वो सारा दर्द झेला था। वो महिला, उनका एक वीडियो आया है और उस वीडियो में वो महिला
इजराइल को जेनोसाइड रोकने के लिए कह रही हैं। जिन्होंने खुद अमेरिका का जेनोसाइड देखा था, जिन्होंने देखा था कि किस तरह से उनका शहर, उनका घर, उनकी जिंदगी तबाह कर दी गई, वो आज देख पा रही हैं कि जो कुछ नागासाकी में हुआ था, लगभग वैसा ही काम इजराइल फलस्तीन में कर रहा है। और ये 99 ईयर्स की, 99 साल की जो बूढ़ी महिला हैं, ये इजराइल पर सीधे सीधे उंगली उठाकर कह रही हैं कि जेनोसाइड बंद करो। तो जो बात मैं लगातार कहता रहता हूं कि हुक्मरान चाहे जहां खड़े हों, लेकिन दुनिया भर के मुल्कों में, दुनिया भर में इस तरह की घटनाएं लगातार दिखाई दे रही हैं, जहां समर्थन किया जा रहा है लगातार गजा का। और इसीलिए ना केवल नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू अरब वर्ल्ड में अकेला पड़ता जा रहा है। हालांकि ये भी कहना बड़ा मजेदार है कि वो अकेला पड़ता जा रहा है, बयानात से तो यही लगता है, लेकिन जब दूसरी फिगर हम देखते हैं कि वो कौन सी कंट्रीज हैं, वो कौन सी खासतौर पे इस्लामिक कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं जो बेंजामिन नेतन्याहू की मदद करते हैं। ये ग्राफ अगर आप देखेंगे, ये पिक्चर अगर आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बेंजामिन नेतन्याहू या इसराइल की फाइनेंशियली, आर्थिक तौर पर मदद करने वालों में टर्की भी शामिल है, जॉर्डन भी शामिल है, इजिप्ट भी शामिल है, बहरीन भी शामिल है, यूएई भी शामिल है, कजाकिस्तान भी शामिल है। ऐसे कई सारे मुल्क शामिल हैं जिनको कम से कम अब तो इजराइल की जो मदद है वो बंद कर देनी चाहिए थी, लेकिन ये मदद कर रहे हैं। अब इनकी तुलना करें नार्वे से। नार्वे आप जानते हैं यूरोप का देश है, और नार्वे ने खुल के फलस्तीन को एक आजाद मुल्क का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा है कि फलस्तीन को हम एक आजाद मुल्क मानते हैं। जब उन्होंने ये दर्जा दिया, तो वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन जो स्टेट है, वहां पर जो दूतावास है नार्वे का, वो बंद करवा दिया बेंजामिन नेतन्याहू ने। अब जब बेंजामिन नेतन्याहू ने ये दूतावास बंद करवा दिया है, तो नार्वे ने कहा है कि ये बेहद घटिया हरकत है, और हम देख रहे हैं कि इसका जवाब कैसे दिया जाना है। अब ये तो एक ऐसी हरकत है जिसकी मुखालिफत अमेरिका को भी करनी पड़ी। जो ईयू के हेड हैं, उनका भी बयान आया कि ये बिल्कुल घटिया हरकत है कि आप वहां के जो राजनयिक हैं उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। वे बेसिकली इस समय फलस्तीन में जो कुछ चल रहा है, उसमें फलस्तीनियों की फाइनेंशियल मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसको भी रोक दिया गया। उन लोगों को वापस नार्वे लौटने के लिए कहा गया। इसका नार्वे में जबरदस्त रिएक्शन हुआ है। कल की बात है, ओस्लो का जो स्टेशन है, उस स्टेशन के सामने बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, और उन लोगों ने इजराइल के खिलाफ नारे लगाए, गजा के अंदर जेनोसाइड को बंद करने की बात की। और यूरोप के देशों में जब इस तरह की घटना होती है, तो ये थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि आमतौर पे यूरोप हमेशा इजराइल के साथ खड़ा दिखाई देता है। लेकिन इस बार यूके के बारे में तो आप जानते ही हैं, यूके से लगातार तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पे आते रहे हैं। लेकिन दूर दराज के जो मुल्क हैं वहां पर, और जापान पर, जापान जो अमेरिका के पीछे हमेशा खड़ा रहा है, जापान जिसके यहाँ इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज बहुत कम होती हैं, वहां से जिस तरह के पिक्चर्स, वीडियोस और जिस तरह से प्रतिरोध के सीन आए हैं गजा के समर्थन में, ये अपने आप में बहुत हिम्मत देने वाली बात है। एक और घटना के बारे में बताए बिना आज की बात खत्म नहीं होगी। कल की ही एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि यमन के जो हूथी हैं, उनको तबाहो बर्बाद करने के लिए यूके ने, इंग्लैंड ने जो पैसे खर्च किए हैं, जो जबरदस्त पैसे खर्च किए हैं, उसके चलते बिलियंस का उसको घाटा हुआ है, बिलियंस डॉलर का उसको घाटा हुआ है। लेकिन उसकी जो योजनाएं हैं वो कोई भी सफल नहीं हुई हैं। ये बताना इसलिए जरूरी है कि जब जनता कोई लड़ाई लड़ती है, तो आप उसको तबाह करने के लिए करोड़ों खर्च कीजिए, अरबों खर्च कीजिए। जनता की लड़ाई में जनता को हराना आसान काम नहीं होता। आप तबाहियां मचा लेते हैं, आसमान से बम गिराते हैं, लोगों के घर टूट जाते हैं, अस्पताल टूट जाते हैं, स्कूल टूट जाते हैं, लेकिन लड़ाइयां इसलिए लगातार चलती रहती हैं क्योंकि जनता ये समझती है कि अपनी मुक्ति उसके अलावा कहीं और नहीं है। इसीलिए एक आदमी मरता है तो दूसरा आदमी झंडा लेकर खड़ा हो जाता है। यही कंडीशन इस समय खाड़ी में चल रही है। एक तरफ इजराइल है, और दूसरी तरफ, अब वैसे तो बयानों की बात करें तो आर्दोगन का कल का बयान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो कहते हैं कि हम फलस्तीनियों को जायनिज्म से मुक्ति दिलाएंगे। अब उसमें कितना सीरियसनेस है? सीरियसनेस थोड़ी सी इसलिए लग रही है क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ जाकर वो आईसीजे के अंदर जो केस चल रहा है उसमें सीधे सीधे पार्टी बने हैं। तो आर्दोगन को हम पहले ही तिजारती रिश्ता अपना खत्म कर चुके हैं, तो आर्दोगन को हम धीरे धीरे बदलते हुए देख पा रहे हैं। ये मामला कहां तक जाता है? जंग जब और जैसे शुरू होती
होती है, असल में ये लोग कहाँ खड़े होते हैं, कितनी इज़राइल की मदद करते हैं, कितनी ईरान की मदद करते हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो बहुत क्लियर है जहाँ से वाशिंगटन पोस्ट की जिस खबर से मैंने आपसे बात शुरू की थी कि इतना तो बहुत क्लियर है कि ईरान के होने वाले हमले को लेकर इज़राइल से अमेरिका तक हलचल मची हुई है। बताया जा रहा है उनके हवाई अड्डों पर ज़बरदस्त भीड़ है, लोग बाहर जा रहे हैं। कई सारे मुल्कों ने अपने जहाज़ वहाँ भेजने बंद कर दिए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसे-जैसे सामने आएँगी मैं बताऊँगा। आज मैं एक अपील कर रहा हूँ, अपने चैनल के लिए अपील नहीं कर रहा हूँ, अपने लिए अपील नहीं कर रहा हूँ, गज़ा के लोगों के लिए अपील कर रहा हूँ। रेड क्रॉस सोसाइटी ने एक लिंक जारी किया है, जहाँ जाकर आप गज़ा के लोगों की मदद कर सकते हैं। वो पैसा गज़ा के बच्चों को खाना पहुँचाने में, उनको शेल्टर देने में और बाकी सब में इस्तेमाल होगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। उस लिंक को देखिए, वहाँ जाकर क्लिक कीजिए और अगर पॉसिबल हो तो गज़ा के लोगों की मदद कीजिए। जो मुश्किल में होता है, उसकी मदद करने वाला ही असली इंसान होता है और हम चाहते हैं कि हम सब हिंदू बने, मुसलमान बने, जो कुछ बनना हो बने, लेकिन कम से कम इंसान ज़रूर बने। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।